अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसमें तनाव और तात्कालिकता का पूरा माहौल है। चलिए इसे थोड़ा परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये सिर्फ हमले की खबर नहीं देता, बल्कि उसके तरीके पर भी रोशनी डालता है। मिसाइल स्ट्राइक और खासतौर पर तेल प्लांट निशाने पर, ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस हमले का रणनीतिक मकसद क्या हो सकता है। बिल्कुल। और फिर ये स्रोत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो शायद सबके मन में होगा। क्या ये जंग यहीं रुकेगी या और फैलेगी? आज की हमारी पड़ताल इसी एक सवाल और उसके पीछे के विवरण पर केंद्रित होगी, जैसा कि सामग्री में दिया गया है। और जब हम तरीके की बात करते हैं तो ये तेल प्लांट वाली बात, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं है, ये गहरी आर्थिक रणनीति है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वो उसका तेल है। हाँ, उनके 90% से ज्यादा निर्यात सिर्फ तेल पर ही तो निर्भर है। बिल्कुल। तो जब आप उनके तेल प्लांट पर मिसाइल मारते हैं तो आप सिर्फ एक इमारत को नहीं गिरा रहे, आप उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था की सांस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये बात तो समझ में आती है, पर स्रोत में ये नहीं बताया गया कि कौन सा तेल प्लांट था। मतलब क्या वो समुद्र से कच्चा तेल निकालने वाला प्लांट था या फिर उसे पेट्रोल डीजल में बदलने वाली कोई रिफाइनरी? क्योंकि दोनों पर हमले के नतीजे बहुत अलग अलग होंगे ना, है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज्यादा। अगर कच्चा तेल निकालने वाले प्लांट पर हमला हुआ है तो उसका असर लंबे समय में दिखेगा, उत्पादन घटेगा। लेकिन अगर हमला एक रिफाइनरी पर हुआ है तो उसका असर फौरन होगा। फौरन कैसे? देश के अंदर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी और उससे आम लोगों में हाहाकार मच सकता है। ये जानकारी न होना खुद एक खबर है, शायद जानबूझकर अस्पष्टता रखी गई हो। तो अगर ये एक आर्थिक निशाना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमलावर एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं लगती। तो फिर अगला सवाल वही कि क्या ये जंग यहीं रुकेगी या और फैलेगी? देखिए, इतिहास देखें तो ऐसे हमले संघर्ष की शुरुआत होते हैं, अंत नहीं। अच्छा। 2003 में इराक पर बड़े हमले से पहले भी उनकी तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया था ताकि देश को अंदर से कमजोर किया जा सके। यह रणनीति देश की लड़ने की क्षमता और इच्छा दोनों पर एक साथ वार करती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। आप कह रही हैं कि ये आर्थिक क्षमता को पंगु बनाने का प्रयास है, पर क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? क्या इस तरह के बाहरी हमले से वेनेजुएला के लोग अपनी सरकार के पीछे और मजबूती से एकजुट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, और यही इस तरह की रणनीतियों का सबसे बड़ा जुआ होता है। एक जुआ। हाँ, एक तरफ आप आर्थिक दबाव बनाकर सरकार को घुटनों पर लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप राष्ट्रवाद की भावना को भड़काकर उसी सरकार को और मजबूत बना सकते हैं। नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के अंदरूनी हालात कैसे हैं और वहाँ के लोग अपनी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। यह एक दोधारी तलवार है। तो हमारे सामने जो जानकारी है वो बहुत सीधी है। एक हमला, एक निशाना और भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल। और स्रोत का अंत भी दर्शकों से सीधे एक सवाल पूछकर होता है। कमेंट में बताओ अगला कदम क्या होगा। और यही बात एक जरूरी सवाल उठाती है। क्या? कि जब कोई समाचार स्रोत न केवल जानकारी देता है बल्कि दर्शकों से सीधे राय मांगता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? अच्छा, क्या ये सिर्फ संवाद है या फिर किसी विशेष दिशा में जनमत को आकार देने का एक तरीका? ये सोचने वाली बात है कि जानकारी और उकसावे के बीच की रेखा